तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत सारे पॉइंट को समझने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग 31 तक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट को समझ चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप उसको जरूर देख लीजिए, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ और एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाएँ। और भी वीडियो लेक्चर में मैं पावर सिस्टम से रिलेटेड, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और नेटवर्क से रिलेटेड वीडियो आप दे चुका हूँ और पॉइंट भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं 32 पॉइंट से। इसमें आप देखें, इसमें दिया है बैरेक्टर डायोड ऑपरेटेड एट अ रिवर्स बायस सप्लाई। बैरेक्टर डायोड जो काम करता है रिवर्स बायस सप्लाई पे काम करेगा। टनल डायोड है वेरी नैरो रीजन। टनल डायोड क्या होता है मैं आपको बता दूं। टनल डायोड जो होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। ये टनल डायोड का एक सिंबल होता है, इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है। तो हमें बहुत अच्छे से ये बात पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो ये जो टनल डायोड होता है, इस तरीके से इसका जो सिंबल मैंने यहाँ पे बना दिया, इसका नैरो रीजन होता है, बहुत ही नैरो रीजन। ये कितना होता है 100 टू 200 एम्पियर। ये एग्जाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है ना। तो और ये कैसा होता है, एक लीनियर एंड नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ये लीनियर एंड नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है। ये हमें बहुत अच्छे से दोस्तों क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द मूवमेंट ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस एनर्जी बैंड टू कंडक्शन बैंड विथ अ लिटिल विथ बैंड है ना, कंडक्शन बैंड विथ लिटिल और नो अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज इज कॉल्ड टनलिंग। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, बैलेंस से देखिए, एक होता है अपने पास कंडक्शन बैंड, आप जानते हैं ये बात। एक होता है हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड हमारे पास जब होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करता है, मैंने क्या बोला, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करता है, तो उस स्थिति में इस घटना को हम लोग क्या बोल देंगे, इस घटना को हम लोग टनलिंग कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? टनलिंग। तो मूवमेंट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस एनर्जी बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे पहुंचेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको सर हम लोग बोल देंगे इस घटना को टनलिंग। क्या बोल देंगे? इसको टनलिंग बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे पहुंच जाता है, रीच कर जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर अ विजिबल लाइट ऑफ एलईडी इज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज विजिबल लाइट के लिए कितना होता है? ये होता है 1.5 टू 3.6 वोल्ट। कितना होगा? 1.5 वोल्ट टू 36 वोल्ट। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी बहुत ही खास देना चाहता हूँ अनअकैडमी पर। और यहाँ पे अनअकैडमी एक स्पेशल ऑफर लेके आया है आप लोगों के लिए, जो आपको जानकारी होना चाहिए। वो जानकारी क्या है? वो सर जानकारी ये है कि यहाँ पर एक अनअकैडमी का स्पेशल ऑफर आया है, जिसमें आप 20% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अकेडमी पर, तो जिसका कोर्स आपको 12 मंथ का 28,000 में मिल रहा है, 18 मंथ का 36,000 में मिल रहा है, 24 मंथ का 41,000 में मिल रहा है। तो अगर आप मेरा कोड झासर10 कोड का अनअकैडमी पर इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई ऐसा स्टूडेंट आपके घर में है, बहन भाई छोटा, तो जो प्रिपरेशन कर रहा है क्लास 8 टू 12 तक, तो वो 45 डेज का एक सब्सक्रिप्शन ले सकता है 299 में। और अगर आप मेरा कोड झासर10 का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इस पर भी 10% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 300 का अबाउट 30 जो होगा रेट, वो 10% है, माइनस कर देंगे 270 के आसपास। तो इतना आप समझ लीजिए कि 270 के आसपास आपको पे करना है, 270 रुपीज़ पे करेंगे, तो 45 डेज का आपको एक बेस्ट एजुकेटर के साथ अनअकैडमी पढ़ने का मौका मिल जाता है। और 24/7 डाउट सॉल्विंग आपको मिलती है, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, है ना। CBSE बोर्ड प्रिपरेशन यहाँ पे आराम से आप कर सकते हैं, और IIT JEE के लिए खासकर ये प्लान किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, IIT JEE नीट और क्लास 8 टू 12 के लिए सब्सक्रिप्शन है, इसमें झासर10 कोड का जरूर इस्तेमाल करें। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आई होप आप चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे, एनालिसिस कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते फिर आगे, और नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे समझेंगे, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, शॉर्टकी बैरियर डायोड इज अ यूनिपोलर डिवाइस। तो शॉर्टकी बैरियर डायोड कैसा है? एक यूनिपोलर डिवाइस है, मेड फॉर मेटल एंड सेमी कंडक्टर, है ना। तो नो डिप्लीशन लेयर फॉर्म। शॉर्टकी बैरियर कैसा होता है? देखिए, शॉर्टकी बैरियर जो होता है कुछ इस प्रकार का होगा। जो मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये सिंबल भी पूछ लेते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, है ना। इस तरीके का ये जो आपको सिंबल देखने को मिल रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्टकी बैरियर डायोड। क्या बोलेंगे?
शॉर्ट की बैरियर डायोड। तो शॉर्ट की बैरियर डायोड एक यूनिपोलर डिवाइस है और ये मेटल और सेमीकंडक्टर से मिलके बनती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से और बेहतर ढंग से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है स्टेप रिकवरी डायोड से रिलेटेड है। स्टेप रिकवरी डायोड इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट एंड वोल्टेज कैपेसिटर डिवाइस। तो स्टेप रिकवरी डायोड जो होती है ना, वोल्टेज डिपेंडेंट और वोल्टेज कैपेसिटर डिवाइस होती है, ये हमें पता होना चाहिए। कैसी डिवाइस है डियर फ्रेंड? ये है वोल्टेज डिपेंडेंट एंड वेरिएबल कैपेसिटर। बेटा ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फोटो डार्लिंगटन। फोटो डार्लिंगटन क्या होगा? फोटो डार्लिंगटन पेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 NPN एंड 1 PNP ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे फोटो डार्लिंगटन पेयर जो होता है, एक PNP और एक NPN ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। इट्स वोल्टेज गेन इज 1 एंड इनपुट इम्पीडेंस इज हाई। इसका इनपुट इम्पीडेंस कैसा होगा? इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई हो जाता है। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डिलीवरिंग ओवर हियर एंड यू नो अंडरस्टैंड व्हाट ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट इट। ओके, आई थिंक सभी को अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे सारे पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इस पॉइंट को जरूर ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 39। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड अपॉन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की, किस पे निर्भर करेगी? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पे निर्भर करेगी। किस पे निर्भर करेगी? एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, कि कोई एटम कैसा है उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे निर्भर करती है रेजिस्टिविटी किसी सेमीकंडक्टर की। तो यहाँ पर भी कॉपी में नोट करते जाइएगा ये सारे पॉइंट जितने भी मैं बोल रहा हूँ। और जिन स्टूडेंट्स के पास मेरी बुक है वो ऑलरेडी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बस आपको बुक सामने रखना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से आप समझते चलें, क्योंकि ये सारे पॉइंट मैंने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में डाल रखा है। ठीक है, जो भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे आप मेरी बुक से, तो आप समझ पाएंगे, है ना। और जिनके पास बुक नहीं है वो कोशिश करें कि मेरी बुक आप परचेस कर लें, है ना। आप मुझसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं और गूगल से भी आप परचेस कर सकते हैं, अमेजोन पे सर्च करके। अगर वहाँ पे स्टॉक नहीं होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो मैंने आप लोगों के लिए निकाली है, ये एक बहुत ही रामबाण सिद्ध हो रही है जेई के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो जितने भी मेरे जेई वाले स्टूडेंट हैं या असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस बुक को जरूर ले लीजिए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, जिसमें मैंने सारे कंटेंट के ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, फॉर्मूले और हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, और अनअकैडमी में जो सब्सक्रिप्शन चल रहा है उसे आप टाइम टू टाइम अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे, तैयारी अच्छी कर पाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है अ फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट टू इंक्रीज रैपिडली इज नोन एज नी वोल्टेज। दोस्तों नी वोल्टेज क्या होता है? देखिए, तो जैसे कि जो करंट ये इस तरीके से जा रहा है इसको क्या बोलेंगे? नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। और एकदम से करंट इस तरीके से हो गया ना, एक रुक गया, अगर करंट मान लीजिए रुक जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या बोलते हैं? पिंच ऑफ वोल्टेज। तो जो नॉर्मली करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहे और नॉर्मली करंट फ्लो हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। और अगर मान लीजिए बढ़ते जाए और एकदम से करंट रुक जाए, इसको बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज। मान लीजिए हम कोई वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज दे रहे हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन एकदम से करंट बढ़ जाए, तो जब पहले कुछ भी नहीं हो रहा और एकदम से जब करंट बढ़ गया तो उसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स ओवर हियर which I discussed for you. Now the next point is it is a 42. In this part it says that gold, silver and copper are the 3 best conductor. Okay, gold, silver and copper are the 3 best conductor. तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये क्या होते हैं? बेस्ट 3 कंडक्टर हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की यहाँ पे बात करूँ, जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन सा है, तो आपको पता है सर चांदी होगा। एजी सॉरी सबसे बेस्ट है एयू। एयू मीन्स सोना, एयू सोना, है ना, ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद मैं बात करूँ, फिर है आपके पास चांदी, है ना, फिर ये आपके पास चांदी आता है। और उसके बाद भी मैं बात करूँ, फिर आता है अपने पास यहाँ पे कॉपर। फिर क्या आएगा? कॉपर आएगा। और कॉपर के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है एल्यूमिनियम डियर। क्या आएगा? एल्यूमिनियम। तो इस बात को अपन को ध्यान रखना है, ये पूरा पता होना चाहिए। सोना, चांदी, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये अपने पास 4 प्रकार के हैं, लेकिन इसमें तो बोला 3 बेस्ट कंडक्टर। तो यस सर, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों है शुरू के जो मैंने आपको बताए हैं, सोना, चांदी, कॉपर। सोना, चांदी यानी कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। तो एल्यूमिनियम भी है, लेकिन एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी बहुत कम हो जाती है, तो उस रेजिस्टिविटी को मेंटेन करने के लिए इसको हमें काफ़ी मोटा बनाना पड़ता है।
है ना। तो रेसिस्टिविटी मेंटेन करने के लिए इस एल्यूमिनियम के वायर को काफ़ी मोटा रखना होता है, तो उससे काफ़ी सारे लॉसेज होने लगते हैं। तो लेकिन यहाँ पे 3 सबसे बेस्ट कंडक्टर होते हैं, सोना, चांदी एंड कॉपर। आई थिंक ऑल ऑफ यू गाइज अंडरस्टैंड easily. Now the next point is the clipper circuit is also called slicers. Okay. So clipper circuit is also known as slicer. इसे हम लोग slicers बोलते हैं. Next point is crystal diode act as an rectifier. तो क्रिस्टल डायोड जो होता है ना, किसकी तरह काम करता है, रेक्टिफायर की तरह काम करता है. इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स व्हिच आई डिस्कस फॉर यू गाइस. तो आप अपनी कॉपी में इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए. अगर जिन बच्चों के पास बुक नहीं भी है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, और आप अगर बुक ले पाए तो जरूर लें, ताकि आप घर पे बैठ के बहुत अच्छी तैयारी कर पाएँ. इन पॉइंट के अलावा भी सारी चीज़ों को, ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कर पाएँ, फॉर्मूले को आप पढ़ पाएँ, और भी बहुत सारी. और मैं जितना कंटेंट आपको यूट्यूब पे दे सकता हूँ उतना मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ. डेफिनेटली आप तैयार करें और बढ़िया से घर पे बैठ के तैयारी करें, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांजिस्टर इज अ ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस. तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर क्या होता है. ट्रांजिस्टर क्या करता है, एक ट्रांजिस्टर इज अ ट्रांसफर अ सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस. इसका मतलब ये कौन से रेजिस्टर को ट्रांसफर करेगा, ये आपको ट्रांसफर करेगा वीक सिग्नल को. किसको, वीक सिग्नल को. ये ट्रांसफर करता है दोस्तों वीक सिग्नल को. तो ट्रांजिस्टर किसको ट्रांसफर करेगा, ये वीक सिग्नल को ट्रांसफर करेगा. ये बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स व्हिच आई डिस्कस फॉर यू ऑल. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांजिस्टर बायसिंग ओनली डिपेंड ऑन डीसी सप्लाई. ट्रांजिस्टर किस पे निर्भर करता है, ये भैया डीसी सप्लाई पे निर्भर करता है. तो ट्रांजिस्टर की बायसिंग किस पे निर्भर करेगी, ये सर निर्भर करेगी डीसी सप्लाई पे. तो ट्रांजिस्टर बायसिंग इज ओनली डिपेंड ऑन एसी सप्लाई, सॉरी डीसी सप्लाई. ओके, यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ एम्पलीफायर इन एक्टिव मोड एंड एक्टिव मोड आप जानते हो ना. इसमें हमारे पास कौन कौन से मोड है, तो मैं नीचे देखो डिस्कस करने वाला हूँ, चार्ट जो लेके आया हूँ. तो ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में अगर रखना है तो हमें फॉरवर्ड रिवर्स कनेक्शन देना पड़ेगा. अगर सैचुरेशन में रखना है तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड कनेक्शन देना पड़ेगा. स्विच ऑफ रखना है तो हमें, है ना, स्विच ऑफ रखना है तो कट ऑफ रीजन में रखना पड़ेगा. कट ऑफ रीजन का मतलब क्या होता है, रिवर्स रिवर्स. क्या होता है, रिवर्स रिवर्स. और अगर हमें सैचुरेशन में रखना तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड देना पड़ेगा. इसी प्रकार से ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. एक क्वेश्चन और आता है कि अगर ये इन्वर्टर की तरह बिहेव कराना है तो कैसे रखना पड़ेगा, है ना. अगर ट्रांजिस्टर को इन्वर्टर की तरह आप बिहेव कराना है तो आपको कैसे रखना पड़ेगा. तो बहुत आसान है ये सब चीज़ें, जो हमें बहुत अच्छे से पॉइंट सारे क्लियर होना चाहिए, ठीक है. तो अगर इसे हमें काम कराना है, ठीक है, अगर ऐसे हमें काम कराना है, किसकी तरह काम कराना है, अगर हमें इसे काम कराना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. इस बात पता रहना चाहिए कि अगर हम सैचुरेशन रीजन में काम कराना है तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड होता है, स्विच ऑफ कराना है तो कट ऑफ रीजन होगा, है ना. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स व्हिच आई डिस्कस फॉर यू ऑल. ओके, लेट चलिए. तो अब थोड़ा सा मेरे लिए बेटर रहेगा और आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, आप देख सकते हैं 48 पॉइंट, है ना. तो आपने ये समझ लिए अच्छे से, 47 48 ये पॉइंट अच्छे से समझ लिए. ये ट्रांजिस्टर एक्ट एज एम्पलीफायर इन एक्टिव मोड, फॉरवर्ड रिवर्स, सैचुरेशन फॉरवर्ड फॉरवर्ड, कट ऑफ रिवर्स रिवर्स, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. नाउ द 49 पॉइंट. बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज वेरी थिन. जो ट्रांजिस्टर का बेस होता है ना, बहुत ही थिन होता है. तो सर ये कैसा होता है, देखिए मैं इसे बना देता हूँ. ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे. तो इस प्रकार का एक कनेक्शन है, आप देख पा रहे होगा. ये बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये सबसे छोटा दिख रहा होगा, ठीक है. ये आपको सबसे छोटा दिख रहा होगा. इसके बाद क्या होगा, फिर ये बगल वाला होगा जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा है, और उसके बगल वाला जो है, यानी कलेक्टर जो है, ये सबसे बड़ा होता है. कलेक्टर जो है ना, वो सबसे बड़ा होता है. ये आई होप आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पर ये क्या होता है, एमीटर. सर ये एमीटर होगा, ठीक है. क्या होगा, ये एमीटर होगा. इसके अलावा ये क्या होगा, बीच वाला, ये बेस होता है. और ये वाला क्या होगा, ये आपका कलेक्टर हो जाएगा. तो एमीटर, बेस और कलेक्टर, ये हमको अच्छे से क्लियर होना चाहिए.
ठीक है। तो बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज वेरी थिन, ट्रांजिस्टर का बेस होता है वो बहुत ही कम होता है, पतला होता है, छोटा होता है, एंड लाइटली डोप्ड, और ये हल्का लाइटली डोप्ड होगा। एमीटर क्या होता है, एमीटर ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, मॉडरेटली डोप्ड होगा, है ना, या हाईली डोप्ड होगा। एमीटर कैसा होगा, हाईली डोप्ड होगा। तो सबसे कम डोपिंग किस में होती है, बेस में, सबसे ज्यादा किस में होती है, एमीटर में। और कलेक्टर इज अ मॉडरेटली डोप्ड, कलेक्टर कैसा होगा, मॉडरेटली डोप्ड होता है, इसमें बेस से ज़्यादा और एमीटर से कम डोपिंग कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। जबकि अगर बात करें एरिया के लेवल पे, तो कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा होगा, फिर एमीटर का एरिया होगा, और बेस का सबसे कम एरिया होता है। तो यही पॉइंट मैंने आपको 49 में डिस्कस किया हुआ है, जो आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर में क्या होता है, पावर गेन सबसे हाईएस्ट होता है, यस सर, पावर गेन सबसे हाईएस्ट होगा। कॉमन बेस में वोल्टेज गेन, और सर कॉमन कलेक्टर में ये करंट गेन। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी आई, है ना, P इक्वल्स टू वी आई। कॉमन एमीटर में पावर गेन, कॉमन बेस में वोल्टेज गेन, और कॉमन कलेक्टर में करंट गेन यहाँ पे हो जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो अभी जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अगर एक्टिव रीजन में काम कराना है, अगर एक्टिव रीजन में काम कराना है तो एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड में होंगे, है ना, फॉरवर्ड में होगा, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस में होगा। इसी तरीके से ये हमें पता होना चाहिए। सर एमीटर बेस कौन सा है, अगर कोई हमसे पूछे, तो जो देखो एमीटर और बेस के बीच में जो आपने देखा ना, ये वाला रीजन, इसे बोलते हैं हम लोग एमीटर बेस। और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कलेक्टर बेस। तो एमीटर बेस रीजन और कलेक्टर बेस की यहाँ पे बात चल रही है। तो अगर फॉरवर्ड रिवर्स में हो तो एक्टिव रीजन, फॉरवर्ड में हो सैचुरेशन रीजन, रिवर्स में हो कट ऑफ रीजन, और रिवर्स फॉरवर्ड में हो तो उसे बोलते हैं इनएक्टिव रीजन। क्या बोलेंगे, इनएक्टिव रीजन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स विच आई डिस्कस फॉर यू ऑल, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से पॉइंट सारे क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा बाकी पॉइंट देखेंगे, और हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारे पॉइंट्स को देख चुके थे, समझ चुके थे। तो आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। इसके बाद करते हैं हम लोग आगे। तो ये पॉइंट देखिएगा, सब लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनको समझते चलो आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो, तो इसको देखते हैं नेक्स्ट। बीटा इज हाई सो द करंट गेन इज मैक्सिमम इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बीटा को हाई कर दें, ठीक है, तो चलो एक बार मैं इसकी बात करता हूँ, आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, इनको भी आप समझ लें, और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते जाएं। जितने भी बच्चे अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या मेरे क्लास भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि आप बहुत सारी यहाँ पे नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं आपको, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, बीटा इज हाई सो द करंट गेन इज मैक्सिमम इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बीटा क्या होता है, बीटा अगर हाई है, बीटा बराबर क्या होता है, आई सी अपॉन आई वी। तो आई सी अपॉन आई वी क्या होता है, ये करंट गेन होता है। किसके केस में है, ये कॉमन एमीटर के केस में, है ना। तो अगर बीटा हाई है, बीटा हाई है, तो यहाँ पे यानी कि करंट गेन भी कैसा होगा, हाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन ट्रांजिस्टर बी सी इज मिनिमम इन सैचुरेशन, ठीक है। बी सी कैसा होता है, मिनिमम होता है, ये बात भी अपन को पता होना चाहिए। व्हेन NPN transistor is used as an amplifier, then electron move from base to collector. इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, बेस से कलेक्टर में जाता है। व्हेन NPN ट्रांजिस्टर यूज एज अ एम्पलीफायर। तो अगर NPN ट्रांजिस्टर को हमें किसकी तरह काम कराना है, सर हमें काम कराना है इसे एम्पलीफायर की तरह। किसकी तरह काम कराना है, हमें इसे काम कराना है एम्पलीफायर की तरह। तो इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ से कहाँ तक होंगे, बेस टू कलेक्टर होंगे। बेस टू कलेक्टर दैट मीन्स हम बीजेटी जब बनाते हैं ना, तो बेस से कलेक्टर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है बीजेटी क्या है, एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। ये हमको पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, और एफईटी जो भी होती है, चाहे वो जेफेट हो चाहे मॉसफेट, वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है डियर। कैसी है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन इफेक्टेड बेस बिट ड्यू टू द इंक्रीज इन बीसीई कॉल्ड अर्ली इफेक्ट। यानी कि जब भी हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, जैसे एन पी और एन, है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर की जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम लोग यहाँ पे कनेक्शन देंगे, है ना, इस तरीके का कनेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे कनेक्शन देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स, तो ये एक्टिव रीजन में आ जाता है।
है ना, एक फॉरवर्ड रिवर्स देना पड़ता है एक्टिव रीजन में लाने के लिए। तो आप दूसरे वाले को देखेंगे रिवर्स की तरह काम कर रहा है। तो देखिए आप दूसरा वाला जो है, पहला वाला तो एन पी है, यानी कि अगर हम देखें तो पी की तरफ पॉजिटिव जा रहा है और एन की तरफ नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड वाइज में। लेकिन पी एन की तरफ यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो रिवर्स वाइज की तरह लग रहा है, पी की तरफ नेगेटिव जा रहा और एन की तरफ पॉजिटिव जा रहा है। देखो आप, ये है कि नहीं। तो अगर इस तरीके का कनेक्शन में दिख रहा है तो यानी कि पी एन रिवर्स वाइज में, रिवर्स वाइज में डिप्लीशन लेयर बढ़ती है। तो इसी में बोल रहे हैं रिडक्शन इन इफेक्टिव बेस विड्थ। तो जब डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी ना, तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है ना, ये बढ़ती जाएगी। तो इससे बेस की जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो कैसी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बेस की चौड़ाई कैसे हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यही लिखा है रिडक्शन, है ना, रिडक्शन इन इफेक्टिव बेस विड्थ ड्यू टू इंक्रीज इन बीसीई। तो बीसीई क्या है, कलेक्टर टू एमीटर के बीच के वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते हैं तो रिडक्शन इन इफेक्टिव बेस विड्थ होता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को हम लोग अर्ली इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अर्ली इफेक्ट बोल देंगे। ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डिप्लीशन लेयर ऑफ बीसीबी विल टच द डिप्लीशन लेयर ऑफ बीईबी, सो इट इज कॉल्ड पंच थ्रो रीच थ्रो। तो अगर देखो ये वाला हमने बताया था आपको कलेक्टर बेस, और ये क्या है, एमीटर बेस। अगर दोनों की डिप्लीशन लेयर टकरा जाए, इस घटना को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पंच थ्रो और रीच थ्रो। इसको क्या बोलेंगे, पंच थ्रो और रीच थ्रो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द सेकेंडरी ब्रेकडाउन, जिसे क्या बोलेंगे, थर्मल रनअवे बोलेंगे, अकर इन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जो सेकेंडरी ब्रेकडाउन होता है ये किस में होता है, बीजेटी में होता है। सेकेंडरी ब्रेकडाउन जो किस में होता है, थर्मल रनअवे जो घटना होती है किस में होगा, ये आपका बीजेटी में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मल रनअवे अकर व्हेन द ट्रांजिस्टर इज नॉट बायस। तो थर्मल रनअवे तब भी होगा जब ट्रांजिस्टर बायस नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। द फेज डिफरेंस इज 180 बिटवीन द सिग्नल वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज, यानी कि जो हम सप्लाई देते हैं वो वोल्टेज और जो आउटपुट मिलता है वो वोल्टेज, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। सो इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, किसमें, कॉमन एमीटर। तो ज़्यादातर हम जो एम्पलीफायर यूज़ करते हैं वो कॉमन एमीटर ही यूज़ करते हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग ज़्यादातर कौन सा यूज़ करते हैं, कॉमन एमीटर। और कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में जब भी हम बात करते हैं फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस जो होता है सिग्नल वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, यानी कि आउटपुट जो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा ये ऐसा होगा आउटपुट करके, है ना, यहीं पे तो मिलेगा, कलेक्टर पे आपको आउटपुट मिलता है। तो जो कलेक्टर पे आउटपुट मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कैसा मिलता है, ये फेस रिवर्सल अपन को प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होगा, ये फेस रिवर्सल आपको प्राप्त होगा। तो आप जो भी यहाँ पे अप्लाई करोगे इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप बेस पे अप्लाई कर रहे हो ये सिग्नल, तो यहाँ पे लार्ज सिग्नल मिलेगा बट फेस रिवर्सल के फॉर्म में मिलेगा, है ना, लार्ज सिग्नल मिलेगा ऐसे इस तरीके से। क्योंकि अगर बेस में आप बन देंगे तो कलेक्टर में 0 मिलेगा, बेस में 0 देंगे तो कलेक्टर में 1, इसीलिए इसको फेस रिवर्सल हम लोग बोल देते हैं। जो भी लोग ध्यान से समझ रहे होंगे ना उन्हें बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ बाईपास कैपेसिटर शुड बी 1/10 और 1/100 टू 1/100 ऑफ बाईपास एलिमेंट। ये पॉइंट आप याद कर लो, पेपर में पूछ चुके हैं, है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है बाईपास कैपेसिटर के अलॉन्ग, वो कैसा होता है, 1/10 होता है और 1/100 तक, 1/10 से 1/100 यानी कि 0.1 से 0.01% होता है बाईपास एलिमेंट के, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द एमीटर रेजिस्टेंस RE इज bypassed with partially bypassed। ओके, क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी ट्रांजिस्टर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ये ट्रांजिस्टर, ठीक है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस देख पा रहे होंगे, इसके पैरेलल में क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। इफ द एमीटर रेजिस्टेंस इज बाईपास विथ पार्शियली बाईपास एमीटर कैपेसिटर, तो हमने एमीटर कैपेसिटर लगा दिया, देखो पैरेलल में। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं कि एमीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में अगर कैपेसिटर लगा दे तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्वैम्ड एम्पलीफायर। क्या बोलेंगे, स्वैम्ड एम्पलीफायर, इसको स्वैम्ड एम्पलीफायर बोल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इफ RE इज कनेक्टेड इन एम्पलीफायर, अगर RE लगा दिया जाता है तो इससे होता क्या है, तो अगर हम RE यहाँ पे लगा देते हैं तो इससे क्या बेनिफिट है या होता क्या है, तो दोस्तों जब भी हम एमीटर रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इससे वोल्टेज गेन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक बताता है। एमीटर रेजिस्टेंस शो करता है नेगेटिव फीडबैक को। अब आप इस बात को जरूर याद रखेंगे कि इस किसको शो करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस को, ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता है, या ऐसा बोल दीजिए ये नेगेटिव फीडबैक को प्रोड्यूस करता है। तो कौन नेगेटिव फीडबैक को रिड्यूस करता है, एमीटर रेजिस्टर। तो जब भी हम एम्पलीफायर के, है ना, एमीटर में कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव फीडबैक को दर्शाता है, और जब इसके पैरेलल कर दिया, बाईपास कर दिया, तो यानी कि नेगेटिव फीडबैक इसमें से हट गया,
है ना। तो नेगेटिव फीडबैक लगाते इससे क्या होता सर, इससे क्या होता है, इससे वोल्टेज गेन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज गेन रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव फीडबैक आएगा तो ऑब्वियसली फीडबैक देने पर गेन रिड्यूस होता है। नेक्स्ट, बफर एम्पलीफायर कैसा है बफर एम्पलीफायर, ये एक यूनिटी गेन एम्पलीफायर होता है, क्योंकि बफर एम्पलीफायर का मतलब जो इनपुट दिया वही आउटपुट में प्राप्त होगा, ठीक है। नाउ द 64 पॉइंट इज थर्मल नॉइज इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज ऑल्सो नोन एज जॉनसन मोड या जॉनसन नॉइज, सॉरी। जो थर्मल नॉइज होता है ना ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में, इसे को हम जॉनसन नॉइज भी बोलते हैं, थर्मल नॉइज को जॉनसन नॉइज भी बोलते हैं। और आज के लिए लास्ट पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, द कैस्कोड एम्पलीफायर जो होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में कौन सा होता है, ये दोस्तों होता है कॉमन एमिटर कॉमन बेस। तो देखो एक होता है कैस्केड, एक होता है कैस्कोड। तो कैस्कोड तो हो गया अपने पास, कॉमन एमिटर कॉमन बेस, है ना ये, और एक होता है कैस्केड, कैस्केड। तो ये कैसा होता है, ये होता है कॉमन एमिटर कॉमन एमिटर, ठीक है। ये कॉमन एमिटर होता है। तो कॉमन एमिटर कॉमन बेस कैस्कोड होता है, और कैस्केड क्या होता है, कॉमन एमिटर कॉमन एमिटर। तो ये आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे सारे कोड। अगर है ना, आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट आए, और अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो डियर स्टूडेंट उस वीडियोस को आप जरूर देख लें, ताकि आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और शेयर दिस वीडियो, और आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को जरूर समझेंगे। थैंक यू।